जनवरी की वो तारीख, साल 2026 का वो बेहद गंभीर दिन, जिसने सिर्फ राजस्थान के जोधपुर शहर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी खबर जिसने लाखों लोगों की आस्था, विश्वास और भावनाओं को गहराई तक प्रभावित किया, जिसका दर्द शायद आज भी कई दिलों में जिंदा है। जोधपुर, जिसे हम सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं, वहीं के आरती नगर आश्रम में एक ऐसी घटना घटी जिसने आध्यात्म की दुनिया में हलचल मचा दी। ये कहानी सिर्फ एक जीवन के अंत की नहीं है। ये कहानी है एक गहरी आशंका की। ये कहानी है एक पिता के भावुक व्यवहार की। ये कहानी है सोशल मीडिया पर एक दिवंगत व्यक्ति के अकाउंट से हुई उस पोस्ट की, जिसने पुलिस प्रशासन को सतर्क कर दिया। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी है उस एक चिकित्सीय प्रक्रिया की जिसके बाद सब कुछ बदल गया। क्या उनके साथ कोई अनहोनी हुई थी? क्या ये आत्महत्या थी या फिर कोई ऐसी परिस्थिति जिसे समझने में बड़ी भूल हो गई? आज हम उस फाइल को खोलने जा रहे हैं जिस पर कई दिनों तक जांच चलती रही, जिस पर पुलिस की SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मुहर लगी रही। 15 दिनों तक दिन रात एक करके टीम ने तथ्य जुटाए। 44 लोगों के बयान दर्ज किए गए, 106 मोबाइल फोनों की कॉल डिटेल्स खंगाली गईं और उसके बाद जो सच्चाई सामने आई वो किसी भी नाटक या कहानी से कम नहीं थी। तो धैर्य रखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप उस सच से रूबरू होने वाले हैं जो आपको हैरान भी करेगा और भविष्य के लिए सतर्क भी। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान की उस पावन धरा से, जहां भक्ति और शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। और यहीं से सामने आता है एक नाम, प्रेम बाईसा। एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं था। महज 5 साल की नाजुक उम्र। जब बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में वो अपने परिवार से दूर जोधपुर के एक आश्रम में आ गई थी। उनके पिता उन्हें वहां छोड़ गए थे। कहते हैं नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रेम बाईसा ने सनातन धर्म की शिक्षा ली, वेदों और पुराणों का गहन अध्ययन किया और देखते ही देखते वो एक ऐसी कथावाचक बन गईं जिनकी वाणी में मानो सरस्वती का वास हो। लोग उन्हें मरुधरा की मीरा कहकर पुकारने लगे। उनकी कथाओं में ऐसा प्रभाव था कि दूर दूर से लोग उन्हें सुनने आते थे। सोशल मीडिया पर उनके लाखों प्रशंसक थे। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उत्सुक रहते थे। लेकिन कहते हैं प्रसिद्धि अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आती हैं। प्रेम बाईसा की जिंदगी भी इससे अछूती नहीं रही। बाहर से शांत और सौम्य दिखने वाली इस साध्वी के जीवन में पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव चल रहा था। एक ऐसा विवाद जिसने उनकी आंतरिक शांति को झकझोर दिया था। कुछ समय पहले उनका एक वीडियो चर्चा में आया था। उस वीडियो में वो अपने मुंह बोले पिता वीरमनाथ के साथ नजर आ रही थी। समाज के कुछ लोगों और सोशल मीडिया पर सक्रिय कुछ तत्वों ने उस वीडियो को लेकर तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसने धीरे धीरे एक बड़ी घटना का रूप ले लिया। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की गई। उनके पारिवारिक रिश्तों को लेकर तरह तरह की भ्रामक बातें फैलाई गईं। एक ऐसी साध्वी जिसने अपना पूरा जीवन धर्म को समर्पित कर दिया हो, उसके लिए यह सब किसी गहरे मानसिक आघात से कम नहीं था। साध्वी प्रेम बाईसा अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन जब समाज में किसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है तो उसे रोकना आसान नहीं होता। वो अक्सर अपनी कथाओं और सत्संग में कहा करती थीं कि वे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए तैयार हैं। कई बार तो उन्होंने यह भी कहा, शायद मेरे जाने के बाद ही इस दुनिया को मेरी सच्चाई पर यकीन होगा। क्या उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो गया था या फिर वे अपने आसपास की परिस्थितियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थीं? ये सवाल आज भी लोगों के मन में उठते हैं। अब बात उस अहम तारीख की। 28 जनवरी जोधपुर के आरती नगर स्थित आश्रम में रोज की तरह गतिविधियां चल रही थीं। लेकिन उस दिन माहौल में एक अजीब सा भारीपन था। साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जुकाम था और हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। आमतौर पर जब किसी की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर को दिखाया जाता है या अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन यहीं से इस घटना में बड़ा मोड़ आता है। आश्रम में किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को नहीं बुलाया गया एक कंपाउंडर को, देवी सिंह राजपुरोहित। देवी सिंह कोई MBBS डॉक्टर नहीं थे, बल्कि एक नर्सिंग कर्मी थे जो पहले भी आश्रम में आते जाते रहते थे। उन्हें साध्वी की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी थी। उन्हें पता था कि साध्वी को अस्थमा की शिकायत है और उन्हें पहले भी श्वसन संबंधी दिक्कतें रही हैं। लेकिन उस दिन देवी सिंह ने जो फैसला लिया
उसने सावधानी के कई नियमों को दरकिनार कर दिया। वो आश्रम पहुंचे, साध्वी की हालत देखी। वे स्पष्ट रूप से तकलीफ में थीं। एक जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मी होने के नाते उन्हें तुरंत किसी बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह देनी चाहिए थी या किसी वरिष्ठ डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवी सिंह ने अपनी किट खोली और उसमें से 2 इंजेक्शन निकाले, एक दर्द निवारक और दूसरा स्टेरॉयड। यहाँ थोड़ा रुककर इन दवाओं को समझना जरूरी है। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार अस्थमा के मरीज को, जिसे पहले से ही सांस लेने में दिक्कत हो, ऐसी दवाएं देते समय बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है। ये दवाएं शेड्यूल एच श्रेणी में आती हैं, यानी बिना किसी पंजीकृत डॉक्टर के पर्चे के इनका उपयोग नियमों के खिलाफ है। लेकिन देवी सिंह ने न तो कोई पर्चा देखा और न ही किसी डॉक्टर से सलाह ली। उन्हें लगा कि वे खुद ही स्थिति संभाल सकते हैं। अपने सीमित अनुभव के आधार पर उन्होंने हाई डोज के इंजेक्शन लगा दिए, जो उस स्थिति में उपयुक्त नहीं माने जाते। इलाज मिलने के कुछ ही मिनटों बाद जो हुआ, उसने वहां मौजूद लोगों को चिंता में डाल दिया। राहत मिलने के बजाय साध्वी की हालत और बिगड़ने लगी। उनकी सांसें और तेज चलने लगी, शरीर में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आश्रम में मौजूद लोग, उनके पिता वीरमनाथ, सेवादार सुरेश और बाकी लोग सब घबरा गए। ये क्या हो गया? उपचार तो ठीक करने के लिए किया गया था, फिर हालत क्यों बिगड़ रही है? महज 20 से 25 मिनट, जी हाँ, सिर्फ आधे घंटे के भीतर सब कुछ थम गया। जब तक उन्हें परीक्षा अस्पताल ले जाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक चमकता हुआ सितारा जो लाखों लोगों के जीवन में प्रेरणा भरता था, वो हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल जांच तो अब शुरू होती है। साध्वी के निधन के बाद जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने पुलिस को भी सतर्क कर दिया। आमतौर पर किसी के जाने के बाद घर में शोक का माहौल होता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे सवाल उठने लगे जो साधारण नहीं थे। साध्वी के देहांत के करीब 3 से 4 घंटे बाद उनके खुद के सोशल मीडिया अकाउंट यानी इंस्टाग्राम से एक पोस्ट अपलोड होती है। जरा सोचिए, एक इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसका पार्थिव शरीर अस्पताल या आश्रम में रखा हुआ है, उसका फोन कौन इस्तेमाल कर रहा था? और उस पोस्ट में लिखा क्या था? उसमें लिखा था, मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया है, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। ये पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो गई। लोग हैरान थे, क्या ये पोस्ट पहले से शेड्यूल की गई थी या फिर किसी ने जानबूझकर इसे अपलोड किया ताकि मामला और उलझ जाए? इस एक पोस्ट ने पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। इस टीम का नेतृत्व एक काबिल महिला अधिकारी कर रही थी। उनके साथ डीसीपी विनीत बंसल और कई अनुभवी पुलिस अधिकारी शामिल थे। पूरे राजस्थान में इस घटना की चर्चा शुरू हो गई। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सोशल मीडिया के जरिए निष्पक्ष जांच की मांग की। साध्वी के अनुयायी न्याय की गुहार लगा रहे थे। वे कह रहे थे, हमारी बायसा ऐसा कदम नहीं उठा सकती, उनके साथ कुछ गलत हुआ है। कुछ लोगों को शक था कि उन्हें कोई हानिकारक पदार्थ दिया गया होगा। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मौत की असली वजह पता लगाना। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे। तो आखिर हुआ क्या? क्या खाने में कुछ मिलाया गया था? क्या पानी में कुछ दिया गया था? पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले शक की सुई उनके पिता वीरमनाथ की ओर गई। वजह यह थी कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद मेडिकल परीक्षण कराने से मना कर दिया था। उनका तर्क था कि साध्वी एक सन्यासी थीं और सन्यासियों को समाधि दी जाती है। लेकिन पुलिस को यह बात प्रक्रिया के लिहाज से सही नहीं लगी। एक संदिग्ध मृत्यु और जांच से इनकार, यह सामान्य बात नहीं थी। पुलिस ने नियमों का हवाला दिया और साफ कहा कि यह पुलिस केस है, मेडिकल परीक्षण तो होगा ही। आखिरकार एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया और पोस्टमार्टम कराया गया। लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में डॉक्टर मृत्यु की स्पष्ट वजह नहीं बता सके। उन्होंने कहा कि सैंपल सुरक्षित रख लिए गए हैं और उन्हें एफएसएल यानी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाएगा। साथ ही शरीर के कुछ हिस्सों को हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भी भेजा गया। अब पुलिस के पास रिपोर्ट का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एफएसएल रिपोर्ट आने में समय लगता है, लेकिन एसआईटी ने अपनी जांच की रफ्तार धीमी नहीं की। आश्रम को निगरानी में लिया गया। वहां के हर कोने की बारीकी से जांच की गई। साध्वी के कमरे से साक्ष्य जुटाए गए। उनकी रोजमर्रा की वस्तुएं, दवाइयां, सब कुछ जांच के दायरे में लिया गया। कुल मिलाकर 37 तरह के नमूने जांच के लिए भेजे गए। पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि अगर उन्हें कोई हानिकारक पदार्थ दिया गया है तो उसका कोई ना कोई सुराग जरूर मिले।
इसी बीच पुलिस ने उन करीब 40 लोगों की सूची तैयार की जो पिछले कुछ दिनों में साध्वी के संपर्क में थे। इस सूची में आश्रम के सेवादार, उनके भक्त, रिश्तेदार और कंपाउंडर देवी सिंह भी शामिल था। पुलिस ने एक एक करके सभी को पूछताछ के लिए बुलाया। साथ ही पुलिस की साइबर सेल भी सक्रिय हो गई। साध्वी के पास 2 मोबाइल फोन थे। पुलिस ने दोनों फोनों का डेटा रिकवर करना शुरू किया। इसके अलावा करीब 100 से ज्यादा लोगों की कॉल डिटेल भी खंगाली गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिरी समय में साध्वी किस किस के संपर्क में थी। क्या वह किसी दबाव में थी? क्या कोई मानसिक या बाहरी तनाव था? जांच के दौरान एक बहुत ही अहम खुलासा सामने आया। जो इंस्टाग्राम पोस्ट साध्वी की मृत्यु के 4 घंटे बाद की गई थी, उसका सच पुलिस के सामने आ गया। पूछताछ में पता चला कि यह पोस्ट किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि आश्रम के सेवादार भोमाराम ने की थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह पोस्ट उसने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि साध्वी के पिता वीरमनाथ के कहने पर की थी। अब सवाल उठता है, जिस पिता की बेटी इस दुनिया में नहीं रही, वह सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों करवाएगा? पुलिस ने जब वीरमनाथ से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यह पोस्ट लोगों का ध्यान आकर्षित करने और न्याय की मांग को तेज करने के लिए करवाई गई थी। उनका कहना था कि वह चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। वह इसे एक भावनात्मक अपील की तरह देख रहे थे। हालांकि पुलिस को इसमें अभी तक किसी आपराधिक साजिश के संकेत नहीं मिले, लेकिन यह जरूर माना गया कि इस कदम से जांच प्रभावित हो सकती थी। इधर पुलिस की जांच का फोकस अब कंपाउंडर देवी सिंह पर आ गया था। देवी सिंह बार बार अपने बयान में यही कहता रहा कि उसने वही इंजेक्शन लगाए जो डॉक्टर के पर्चे पर लिखे थे। लेकिन जब पुलिस ने उस डॉक्टर से संपर्क किया जिनका नाम देवी सिंह ले रहा था, तो कहानी पलट गई। डॉक्टर जैन, जो परीक्षा हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने पिछले कई महीनों से साध्वी का कोई इलाज नहीं किया था और न ही उन्होंने वे दवाइयां लिखी थीं। तो फिर सवाल उठता है, वह पर्चा आखिर किसका था? जांच में यह सामने आया कि देवी सिंह ने किसी पुराने पर्चे या अपनी सीमित जानकारी के आधार पर इंजेक्शन लगा दिए थे। उसे लगा कि पिछली बार यही इलाज हुआ था तो इस बार भी सब ठीक हो जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती थी। चिकित्सा विज्ञान अंदाजों पर नहीं चलता। हर बार मरीज की हालत अलग होती है। दिन बीतते गए और लोगों की बेचैनी बढ़ती गई। जोधपुर में हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा था, रिपोर्ट में क्या आएगा? क्या साध्वी को कोई जहरीला पदार्थ दिया गया था? क्या उनके पिता इसमें शामिल थे या फिर कोई बाहरी व्यक्ति? और फिर वह दिन आ गया। 12 तारीख को एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया मौजूद थी। हर नजर उन्हीं पर टिकी थी। जो खुलासा हुआ उसने कई अफवाहों पर विराम लगा दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, नो टॉक्सिक सब्सटेंस डिटेक्टेड, यानी साध्वी के शरीर में किसी भी तरह का विषैला पदार्थ नहीं पाया गया। न तो जबरदस्ती के कोई निशान थे, न ही किसी संघर्ष के। शरीर पर न अंदरूनी चोट थी न बाहरी। तो फिर मौत कैसे हुई? रिपोर्ट में कारण बताया गया, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट ड्यू टू पल्मोनरी पैथोलॉजी। आसान शब्दों में कहें तो साध्वी को फेफड़ों की गंभीर बीमारी थी। उन्हें अस्थमा और सीओपीडी थी, जिससे उनके फेफड़े पहले से कमजोर थे। उस दिन दिए गए इंजेक्शन और उनकी पहले से खराब मेडिकल कंडीशन, इन दोनों के मेल से शरीर में ऐसा रिएक्शन हुआ जिसे उनका शरीर सह नहीं पाया। इसे मेडिकल भाषा में शॉक कहा जाता है। अब सवाल उठता है, क्या किसी ने जानबूझकर उन्हें नुकसान पहुंचाया? जवाब है नहीं। यह कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, लेकिन यह एक गंभीर लापरवाही जरूर थी। कानून की भाषा में इसे कहा जाता है लापरवाही से हुई मृत्यु। पुलिस ने जांच का निष्कर्ष निकालते हुए साफ कहा कि इस पूरे मामले का मुख्य जिम्मेदार कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित है। क्यों? क्योंकि उसने वह काम किया जिसके लिए वह अधिकृत नहीं था। भारत का कानून और मेडिकल एक्ट साफ कहते हैं कि कोई भी कंपाउंडर या नर्स बिना डॉक्टर की मौजूदगी या लिखित निर्देश के हाई पावर दवाइयां नहीं दे सकता। देवी सिंह ने 3 बड़ी गलतियां की। पहली, उसने डॉक्टर की भूमिका निभाने की कोशिश की। दूसरी, उसने प्रतिबंधित दवाइयों का इस्तेमाल किया। तीसरी, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री जानते हुए भी जोखिम उठाया। उसे पता था कि साध्वी को अस्थमा है, फिर भी उसने इंजेक्शन लगा दिए। यह साधारण गलती नहीं थी, यह घोर लापरवाही, ग्रोस नेग्लिजेंस थी। पुलिस कमिश्नर ने साफ किया कि देवी सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और राजस्थान मेडिकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
लापरवाही से मृत्यु की धारा के तहत केस चलेगा। वहीं साध्वी के पिता वीरमनाथ और अन्य लोगों के खिलाफ फिलहाल किसी साजिश का सबूत नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि पिता का व्यवहार भावनात्मक हो सकता है, लेकिन आपराधिक नहीं। हालांकि जांच पूरी तरह बंद नहीं हुई है। मेडिकल बोर्ड से कुछ और तकनीकी राय मांगी गई है। ये पूरा मामला हमें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है। हम अक्सर छोटी मोटी बीमारियों में किसी भी अप्रशिक्षित व्यक्ति से इलाज करवा लेते हैं। हमें लगता है कि यह आसान और जल्दी वाला रास्ता है, लेकिन यह केस हमें चेतावनी देता है कि यह शॉर्टकट कितना खतरनाक हो सकता है। एक गलत फैसला, एक गलत दवा और नतीजा जानलेवा हो सकता है। अगर उस दिन साध्वी को किसी अच्छे अस्पताल ले जाया गया होता, अगर किसी योग्य डॉक्टर ने उन्हें देखा होता, तो शायद आज वह हमारे बीच होती। एक लापरवाही ने सब कुछ बदल दिया। साध्वी चली गई, लेकिन पीछे एक बड़ा सबक छोड़ गई। ये सबक हमारे लिए है, हमारे मेडिकल सिस्टम के लिए है और पूरे समाज के लिए है। अगली बार जब आप या आपका कोई अपना बीमार पड़े, तो कृपया केवल योग्य डॉक्टर से ही इलाज कराएं। क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या मेडिकल सिस्टम को और सख्त बनाने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और जरूरी कहानी के साथ।